नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे जर्मनी में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में नाज़ीवाद को नाज़ीवाद लिखा हुआ है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। देखिए हिटलर के उदय को इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण हिटलर था, यानी हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अब हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये तो बात ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई हिटलर का उदय क्यों हुआ? क्यों हिटलर को जर्मनी के लोगों ने इतना समर्थन दिया कि वो देखते-देखते जर्मनी का तानाशाह बन गया? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करते हैं, तो आइए समझते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी में जर्मनी एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आता है और इतना मजबूत हो जाता है कि जर्मनी की वो ऑस्ट्रिया और तुर्की के साथ मिलके प्रथम विश्व युद्ध लड़ता है। एक तरफ प्रथम युद्ध में ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, तुर्की है, दूसरी तरफ फ्रांस है, इंग्लैंड है और रूस है। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में अंततः होता यह है कि जो धुरी राष्ट्र होते हैं, जर्मनी के तरफ वाले जो देश होते हैं, उनकी हो जाती है हार, ठीक है? तो अब जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजय हो गई। जब पराजय हो गई तो अभी तक जर्मनी क्या था? जर्मनी के सम्राट हुआ करते थे, यानी वहाँ पे गणराज्य नहीं था। तो जर्मनी के जो सम्राट होते हैं विलियम कैसर द्वितीय, वो इतनी बेइज्जती महसूस करते हैं युद्ध में हारने के बाद कि वो अपना पद त्याग देते हैं। अब सम्राट का पद त्याग करने के बाद अब जर्मनी में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होती है, जिसको वाइमर गणराज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइमर गणराज्य। जब सम्राट ने पद त्याग दिया तो वहां एक लोकतांत्रिक संविधान बनता है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। उस सरकार को वाइमर गणराज्य कहा जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ जनता को और अब एक बात यह है कि यहाँ पे फ्रांस की तरह ऐसा नहीं हुआ है कि केवल कुछ पुरुषों को ही राइट टू वोट मिला हो, बल्कि सारे स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला है और पूरी तरीके से जर्मनी में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई है। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए फ्रांस के लोगों ने कितनी बड़ी क्रांति की, लुई 16वां के खिलाफ। तो यहाँ ये बिना क्रांति किए ही लोकतांत्रिक गणराज्य आ गया है। पराजय के कारण सम्राट ने गद्दी छोड़ दी। लेकिन जनता को ये वाइमर गणराज्य बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। ये क्यों रास नहीं आ रहा है जनता को? आइए समझते हैं। इसका कारण है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि देखिए 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1919 में होती है वर्साई की संधि। इस संधि के तहत ये जर्मनी के साथ संधि होती है और ये बहुत ही अपमानजनक संधि है। बहुत घोर बेइज्जती की गई है इसमें जर्मनी की। अच्छा, ये जो संधि की गई है, देखिए जब देशों की संधि की जाती है तो या तो उसका कोई राष्ट्र प्रमुख हो, राजा हो, उसके साथ संधि की जाएगी, उसके साइन होंगे, या फिर सरकार के साथ संधि की जाती है। तो अब सम्राट तो है नहीं, तो ये जो वाइमर गणराज्य है, ये जो सरकार है, इसी के साथ ये संधि करी जाती है। और ये जो संधि है ना, वास्तव में इसमें जर्मनी की इतनी बेइज्जती की गई है कि जिसको अभी हम समझते हैं कितनी बेइज्जती की गई है। ठीक है, क्या क्या किया गया है जर्मनी के साथ? जर्मनी के सारे जो उपनिवेश थे, देखिए यूरोप के देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बना रहे थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने, यानी जीते हुए देशों ने, जर्मनी के सारे उपनिवेशों पे कब्जा कर लिया, उपनिवेश छीन लिए। उपनिवेश छीने तो छीने, जर्मनी का 13% भूभाग भी छीन लिया। जर्मनी के 13% भूभाग पे कब्जा कर लिया। उस भूभाग में जर्मनी का 70% लौह भंडार था और 26% कोयला था। यानी जर्मनी के जो संसाधन थे उन पे भी कब्जा हो गया। और क्या हुआ? जर्मनी में सेना को सीमित कर दिया गया। वायुसेना तो रख ही नहीं सकते, सेना रख सकते हैं, वो भी एक निश्चित मात्रा में। और एक बड़े क्षेत्र का, जो फ्रांस की तरफ वाला क्षेत्र था, उसे विसैन्यीकृत कर दिया गया। राइनलैंड वाले क्षेत्र में वहां कोई सेना नहीं रहेगी। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, तुमने अपराध किया है। तो उस संधि की शर्तों में एक अपराध बोध का अनुच्छेद डाला गया और उस अनुच्छेद के तहत जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का
हर्जाना लगाया गया कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, युद्ध में जो हानि हुई है उसको तुम भुगतो, तुम भरोगे। ये जो शर्तें थी ये बहुत ही अपमानजनक हैं। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। लेकिन इस संधि में जर्मनी को इतना डराया गया है कि आखिर जर्मनी का डर खत्म हो ही गया। अब ये तो बात हुई वर्साई की संधि की। अब युद्ध का और भी तो असर हुआ है। एक तो हारने की वजह से जर्मनी निराश है, जर्मनी के सम्राट ने पद छोड़ दिया। जो रही बची बची थोड़ी बहुत इज्जत थी वो वर्साई की संधि में चली गई। अब युद्ध का क्या असर हुआ है कि जर्मनी ने कर्जा लेके युद्ध लड़ा था। कर्जा लेके युद्ध क्यों लड़ा था? इसलिए लड़ा था कि बहुत जल्दी ही हमको अन्य क्षेत्र मिल जाएंगे यूरोप के और उपनिवेश के, तो वहां से हमें बहुत से संसाधन और पैसा मिलेगा। लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि अपने भी उपनिवेश चले गए। तब क्या हुआ? अब इनकी आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा हो गई है, प्लस इनको हर्जाना देना पड़ रहा है, 6 अरब पौंड का वो हर्जाना चुकाना है। और मनोवैज्ञानिक क्षति भी हुई है। देखिए, जब कोई देश युद्ध लड़ता है और युद्ध में हार जाता है, तो उस देश के जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं और जो नेतृत्व होता है, इवन आम जनता तक का जो है ना, हृदय विदीर्ण हो जाता है, दिल टूट जाता है। जैसे 1962 में हमारे देश में जब भारत चीन के सामने हार गया था, 1962 का युद्ध कमजोर पड़ गया था, तो भारत की भी स्थिति ऐसी ही हो गई थी। तो खैर, यहाँ पे इनको मनोवैज्ञानिक क्षति भी हुई है इस युद्ध में। मानसिक तौर पे भी जर्मनी के लोग युद्ध में हारने के कारण टूट गए हैं। और क्या हुआ? अब जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार आती है, तो लोकतांत्रिक सरकार लोगों को रास नहीं आ रही है। जब लोकतांत्रिक सरकार लोगों को रास नहीं आती है, तो जर्मनी में भी मार्क्सवादी सक्रिय थे। मार्क्सवादी तो बहुत पहले से ही यूरोप के अलग अलग देशों में सक्रिय थे। उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही मौका है कि अब हमें क्या करना चाहिए। 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति करके वहां सत्ता पे कब्जा किया, वैसा ही कब्जा अब हमें कर लेना चाहिए। ये कौन सोचते हैं? जर्मनी के जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग हैं। ये सोचते नहीं है, बल्कि सोचने के लिए इसको अमली जामा पहनाते हैं और बोल्शेविक पार्टी की लीग की तर्ज पे स्पार्टकिस्ट लीग बनाते हैं। ये स्पार्टकिस्ट लीग सरकार के खिलाफ विद्रोह करती है। हालांकि इसको बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं मिलता है और ये विद्रोह कुचल दिया जाता है। फ्री कोर नामक एक संगठन होता है जो इस विद्रोह को कुचल देता है। अब ये विद्रोह तो कुचल गया, तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अब मार्क्सवादी और उदारवादी समाजवादी, वो सारी जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, सारी पार्टियों के लोग इन मार्क्सवादी विचार वालों के दुश्मन हो गए हैं। और जब हिटलर का उदय होता है, हिटलर जब आगे बढ़ रहा था, तो इनकी दुश्मनी इस लेवल की थी कि ये हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा बना के उसको रोक नहीं पाते हैं। तो इस तरीके का राजनीतिक विभाजन इस विद्रोह के कारण जर्मनी में नजर आता है। अच्छा, अब क्या होता है? अब जर्मनी में 1923 का आर्थिक संकट आता है। ये संकट क्यों आता है? हमने देखा था ना कि वर्साई की संधि में जर्मनी पे 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा है। तो जर्मनी जुर्माना चुका रहा है, हर्जाना भर रहा है, लेकिन 6 अरब पौंड कहाँ से चुकाए एक देश जिसका सब कुछ चला गया, आर्थिक संसाधन चले गए हैं, उपनिवेश चले गए हैं, जिसके लोग परेशान हैं। तो अब जर्मनी कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चुका ही नहीं पाएंगे। जब जर्मनी इनकार कर देता है हर्जाना चुकाने से, तो फ्रांस जर्मनी के रूर नामक क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। देखिए, रूर जर्मनी का वो क्षेत्र है जो बहुत ही संसाधन संपन्न क्षेत्र है और जर्मनी के ज्यादातर उद्योग वहीं लगे हुए हैं। ठीक है। भारत में भी जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत संसाधन संपन्न क्षेत्र है। अच्छा, जब रूर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया फ्रांस ने, सोचो जर्मनी की स्थिति कितनी खराब है कि उसके क्षेत्र पे आके पड़ोसी देश ने कब्जा किया है, दुश्मन ने कब्जा किया है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना कमजोर है, उसके पास सेना ही नहीं है इस लायक कि फ्रांस के खिलाफ लड़ सके। तो जर्मनी बिल्कुल ना घूट पी के रह जाता है। अब क्या होता है? अब जर्मनी में मुद्रास्फीति हो जाती है, यानी औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ ही नहीं रहा है। जर्मनी की जो बैंक है वो मुद्रा छाप देती है, मार्क जर्मनी की मुद्रा होती है, तो मुद्रा का मूल्य बहुत गिर जाता है।
अब जब मुद्रा का मूल्य गिरता है किसी देश में तो वहाँ महँगाई आती है। इसका मतलब है कि जो वस्तुएँ हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। जैसे आजकल है ना सिलेंडर की कीमत बहुत बढ़ गई है। 2500 2000 में भी नहीं मिल रहा है। हालाँकि जर्मनी की स्थिति इससे बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे तो ऐसे कार्टून बनने लगे हैं कि लोग बैलगाड़ी में पैसा भर के डबल रोटी खरीदने जा रहे हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति आ गई है, महँगाई आ गई, लोग अब त्रस्त हो रहे हैं। और क्या होता है, अब इसमें होता क्या है, इसमें स्थिति और खराब होती है, कैसे? जब तक जर्मनी की ये हालत खराब है, वहाँ पे महँगाई आई है, बेरोज़गारी है, तब तक अच्छा यूरोप में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तो पैसा बचा नहीं, यूरोप के देशों के पास जितना पैसा था, जितना धन था, वो उन्होंने युद्ध पे लगा दिया। अब अमेरिकी पूँजी से, अमेरिकी पैसे से यूरोप के उद्योग धंधे फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया है या अमेरिका के निवेशकों ने वहाँ पे पैसा निवेश करा है। अब 1929 में क्या होता है कि अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट है वो धराशायी हो जाता है। अचानक से वहाँ पे शेयरों का मूल्य गिरने लगता है। अमेरिकन्स डर जाते हैं और बहुत तेज़ी से वो शेयर बेचने लगते हैं, अपना पैसा निकालने लगते हैं। उन्हें लगता है पैसा शेयर बेच के यहाँ से निकलो नहीं तो जब शेयरों का मूल्य गिरेगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। ये शेयर अब चूँकि अमेरिका का पैसा यूरोप में भी लगा हुआ है तो यूरोप से भी वो पैसा निकालना शुरू करते हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पे क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसको हर्जाना चुकाना है और उसके उद्योग धंधे अमेरिकी पूँजी के सहारे ही फिर से पटरी पे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब औद्योग ये मंदी आती है 1929 की और अमेरिकी पूँजी बाहर निकलती है, तो जर्मनी की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो कैसे? अब जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन 40% गिर जाता है। 60 लाख लोग वहाँ पे बेरोज़गार होते हैं। सोचिए 60 ला पहले से ही महँगाई है, बेरोज़गारी है और जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वर्ग है, उसमें से भी 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई। और जो युवा वर्ग हैं, वो भी देख रहे हैं कि हमें क्या नौकरी मिलेगी जब जिनकी नौकरी थी उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, महँगाई बड़ा मुद्दा बन जाता है, गरीबी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। किसान जो हैं, मंदी के कारण उनकी भी फसल की कीमत गिर गई है, तो किसानों की भी हालत खराब है। नौकरी पेशा हैं, उनकी भी हालत खराब है। जर्मनी की हालत इतनी खराब है कि जर्मन लोग अपने गले में एक तख्ती लटकाए घूम रहे हैं कि मुझे कोई भी काम मिल जाए, मैं वो काम करने को तैयार हूँ। अब आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा उस देश को, जो एक तो अपमानित महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी युद्ध में हार हो रही है। दूसरे वो बेइज़्ज़ती फ़ील कर रहा है क्योंकि वर्साय की संधि में उसका घोर अपमान हुआ है। तीसरे अब वहाँ के लोगों को रोज़ी-रोटी की भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई बल्कि आ रही हैं और बहुत भयंकर तरीके से आ रही हैं। अब जर्मनी में एक निराशा का माहौल है, जर्मन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें? अब देखिए किसी देश में जब कोई समस्या आती है, तो एक आखिरी उम्मीद बचती है सरकार से। उन लोगों को लगता है देश के लोगों को अब सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन जर्मनी में ये उम्मीद भी टूट चुकी है लोगों की, क्यों? क्योंकि जो सरकार है ना, वो एक तो सरकार में लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है वाइमर गणराज्य में। वाइमर गणराज्य के समर्थकों को तो वो नवंबर के अपराधी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये अपमानजनक शर्तें हम पे थोपी गई हैं। तो उनका तो मज़ाक बनाते हैं और उनकी मज़ाक तो अभी बना रहे थे, लेकिन अगर वो अच्छा काम करते तो हो सकता है लोगों का भरोसा लौट आता। ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती, लेकिन होता क्या है, दरअसल जर्मनी में ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। इसका मतलब होता है कि बहुत सी पार्टियाँ जो चुनाव लड़ती हैं और जिस अनुपात में उन पार्टियों को वोट मिलते हैं, उसी अनुपात में संसद में उनको सीटें मिलती हैं। इस व्यवस्था की समस्या ये है कि इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो राजनीतिक गठजोड़ बनते हैं। अब गठजोड़ वाली सरकारें तो अस्थिर होती हैं, जैसे अपने देश में जब भी गठजोड़ बने हैं, तो राजनीतिक सरकारें बिखर गई हैं, कमज़ोर पड़ गई हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। दूसरी बात है कि जर्मनी के संविधान में आपातकाल का प्रावधान था। आपातकाल का प्रावधान हमने भी जर्मनी से ही लिया है, हमारे संविधान में भी है। तो जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो आपातकाल लगा दिया जाता है। आपातकाल में नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं।
तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है। धीरे-धीरे उनको ये भरोसा हो जाता है कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये किसी काम की नहीं है, तो सरकार से भी अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं बची है। अब जर्मनी की स्थिति इतनी खराब है कि जर्मन लोगों को अब कोई उम्मीद की किरण नज़र ही नहीं आ रही है। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि जर्मनी की स्थिति बहुत नाजुक है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से जर्मनी बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। अब जर्मनी के लोगों को कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है तब तक इसी बीच खड़ा होता है हिटलर। और हिटलर बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता था। जब वो बोलता था ना तो जनता में जोश भर देता था। वो बोलता था कि मैं जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाऊँगा, मैं विदेशी साजिशों का मुँहतोड़ जवाब दूँगा, मैं जर्मनी के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दूँगा, मैं जर्मनी को एक वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित करूँगा, मैं वर्साय में की संधि में हुए अपमानों का बदला लूँगा। और जब हिटलर खड़ा हुआ, हिटलर ने ज़बरदस्त भाषण दिए, तो जर्मनी के लोगों को हिटलर में कुछ उम्मीद नज़र आती है। देखिए, हिटलर अचानक से खड़ा नहीं हो जाता है, ना ही अचानक से जर्मनी के लोग हिटलर का समर्थन करने लगते हैं। आइए समझते हैं कि हिटलर का ये उदय कैसे होता है। दरअसल हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में और हिटलर का बचपन गरीबी में बीता। उसने सेना में नौकरी की थी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और सेना में वो बहादुर था, तो बहादुरी के लिए उसको कुछ तमगे यानी मेडल भी मिले थे। लेकिन जब जर्मनी की हार हुई या जब धुरी राष्ट्रों की हार होती है प्रथम विश्व युद्ध में तो हिटलर को बहुत बुरा लगता है। पर जब जर्मनी का घोर अपमान होता है वर्साय की संधि में, तो हिटलर बिल्कुल पागल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और उसी वर्ष हिटलर अब 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी जॉइन करता है। कौन सी पार्टी? जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो इस पार्टी पे अधिकार कर लेता है और इसका नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और वो 1923 में सत्ता पर सैनिक तौर पे विद्रोह के द्वारा कब्जा करने का प्रयास करता है जर्मनी की सत्ता पे, लेकिन उसके प्रयास को कुचल दिया जाता है और हिटलर को जेल की सजा होती है। लेकिन देखिए, हिटलर बिल्कुल शांति से बैठने वाला नहीं था। जेल में भी वो एक किताब लिखता है, मीन काम्फ, मेरा संघर्ष। वो जेल में रहते हुए भी किताब लिख देता है, मेरा संघर्ष या मीन काम्फ किताब। लेकिन हिटलर को इस असफलता से होता क्या है कि साधारण जन असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन असाधारण जन उस असफलता से सीखते हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो साँचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो साँचों को ही बदल जाते हैं। तो हिटलर का जो व्यक्तित्व था वो कुछ था तो अलग, हालाँकि वो एक क्रूर तानाशाह था, लेकिन उसने जो योजनाएँ बनाई, जो कुछ किया वो बहुत तेज़ी के साथ किया, बहुत एफ़िशिएंटली किया। तो होता ये है कि अब हिटलर को ये समझ में आ चुका है कि हम विद्रोह करके अब जर्मनी की सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते और जो उसका सपना है, साम्राज्यवादी सपना है, वर्साय की संधि के अपमान का बदला लेने का सपना है, वो तभी पूरा हो सकता है जब वो जर्मनी की सत्ता में आए। तो उसका मूल उद्देश्य अभी क्या है? सत्ता में आना है। अच्छा, तो हिटलर को अब लग रहा है कि अब हमें वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू आना चाहिए। हिटलर की जो पार्टी है अब उसका नाम हो गया है नाज़ी पार्टी। तो नाज़ी पार्टी 1929 में इलेक्शन में उतरती है। लेकिन अभी हिटलर का इतना समर्थन जर्मनी के लोग कर नहीं रहे हैं। मात्र 2.6% वोट ही हिटलर को मिले। अब आप देखिए कितना कम वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन जब ये मंदी आती है 1929 की और जब जर्मनी की हालत बहुत खराब होती है, जब जर्मन वासियों को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तब फिर जब 1932 और तब तक जब जर्मनी के लोग बिल्कुल टूट चुके हैं, निराश हो रहे हैं, तब फिर हिटलर धुआंधार प्रचार करता है। बहुत ही तेज़ी से अपना प्रचार करता है और इस नाज़ीवाद को जन आंदोलन बनाने की कोशिश करता है। अपने भाषणों के द्वारा, रैलियों के द्वारा और बिल्कुल नाउम्मीद जनता 1932 में हिटलर का समर्थन करने लगती है। ये बिल्कुल विचित्र बात है कि ये वही यूरोप है, जहाँ फ्रांस की क्रांति के बाद लगातार लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, जहाँ के लोगों ने तानाशाही को उखाड़ फेंका है। लेकिन उसी यूरोप में जर्मनी के लोग अचानक से 1932 में एक तानाशाह के साथ खड़े हो जाते हैं, हिटलर के साथ 37% वोट मिलते हैं हिटलर की नाज़ी पार्टी को
और वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है। अब हिटलर को रोकने वाला जर्मनी में कोई नहीं है। ऐसे में जो उस समय के राष्ट्रपति हैं जर्मनी के, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रधानमंत्री का। सारी शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री की। ऐसे ही जर्मनी में सबसे महत्वपूर्ण पद है चांसलर का। तो जब सबसे बड़ी पार्टी बनती है हिटलर की पार्टी, तो जर्मनी के जो तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं हिंडनबर्ग, वो हिटलर को चांसलर बना देते हैं। और यही तो हिटलर चाहता था। चांसलर बनते ही हिटलर पूरी सिस्टम को अपने हाथ में ले लेता, अपने कंट्रोल में ले लेता, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बिल्कुल भंग कर देता, समाप्त कर देता है या उनको अपने नियंत्रण में ले लेता है। अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता अब नहीं होगी। मीडिया हिटलर के कंट्रोल में है, न्यायपालिका हिटलर के कंट्रोल में है, संसद हिटलर के कंट्रोल में है। यानी अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कहाँ? जर्मनी में। और हिटलर तानाशाह बन जाता है। अपने विरोधियों को, हिटलर जिनसे नफरत करता था, खास करके उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको तो वो कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कराता है। इन कैंपों में बाहर बिजली के करंट लगे ऐसे तार होते थे जिनमें बिजली का करंट दौड़ता था, और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता ना तो इन इस करंट से मर जाता था। इनमें क्रूर यातनाएं दी जाती थी इन कंसंट्रेशन कैंपों में। और उसने ऐसी ऐसी पुलिस बनाई जिस पुलिस को बहुत अधिकार थे, वो किसी को भी पकड़ के कभी भी जेल में डाल सकती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब जो जर्मनी है ना, वो नाजी राज्य खूंखार आपराधिक छवि वाला राज्य बन गया। सारी पावर पुलिस को दी है हिटलर ने अब, और सब अपने विरोधियों को, अपनी आलोचना करने वालों को बिल्कुल कुचल कर रख दिया है। अब जर्मनी में हिटलर के अलावा और कोई नजर नहीं आ सकता। अब क्या करता है हिटलर? जब वो राजनीति पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है जर्मनी की, तब वो आता है पुनर्निर्माण पे। देखिए हिटलर को क्या करना है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का व्यक्ति है। तो अब हिटलर को पता है कि एक कमजोर देश तो नहीं लड़ सकता ना, वो जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करता है। आर्थिक रूप से वो सरकारी पैसे से इंडस्ट्रीज को शुरू करता है, रोजगार संवर्धन कार्यक्रम लाता है, और जो युवा होते हैं उनको रोजगार मिलता है तो हिटलर का समर्थन करने लगते हैं लोग। और क्या करता है हिटलर? हिटलर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करता है। ये वर्साय की संधि से पहले थी अनिवार्य सैन्य सेवा, लेकिन अब तो सब खत्म कर दिया गया था वर्साय की संधि में, तो अब फिर से अनिवार्य सैन्य सेवा है। वायुसेना को मजबूत करता है, सेना को मजबूत करता है, सेना की संख्या बढ़ाता है, जबकि वर्साय की संधि में था कि एक सीमित ही सेना रखी जाएगी। हिटलर किसी बात को नहीं मानता है। विदेश नीति के तौर पे क्या करता है वो देखिए, हिटलर की नाजीवाद की विदेश नीति बहुत मायने रखती है। इस नीति की कोई एथिक्स नहीं है, इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ही एथिक्स है। इस नीति के तहत हिटलर क्या करता है कि लीग ऑफ नेशन, ये जो लीग ऑफ नेशंस है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों यानी अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने बनाई थी। ये उन्हीं की, उनका एक, जैसे नहीं पालतू नहीं होता, पालतू संगठन था। जैसे आज के जो संगठन है ना, जो अब क्या हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं, वेनेजुएला के शासक को पकड़ लिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ संगठन है। तो ये लीग ऑफ नेशंस तो उससे भी ज्यादा कमजोर था। तो हिटलर इसको नहीं मानता, कहता मैं नहीं मानता, और हिटलर इससे अपना पल्ला लेता है झाड़। अब लीग ऑफ नेशन से निकलता है हिटलर, तब क्या करता है? हमने देखा था कि राइनलैंड जो फ्रांस के करीब वाला जर्मनी का हिस्सा था, उसको विसैन्यकृत कर दिया गया था, कि जर्मनी को चेतावनी दी गई थी कि इसमें कभी सेना मत रखना। तो हिटलर क्या करता है कि उस पे वहां सेना भेज देता है और उस पर कब्जा कर लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है। जर्मनी के जो भी क्षेत्र मित्र राष्ट्रों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, किसी दूसरे देश को दिए थे, लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में कर दिए थे, उन सारे क्षेत्रों को हिटलर क्या करता है? जर्मनी में मिला लेता है। अच्छा, जब हिटलर ये सब कर रहा था, तो आप सोचिए कि शुरू में ये इंग्लैंड और फ्रांस वाले क्या सो रहे थे? तब इन्होंने हिटलर को क्यों नहीं रोका? तब इनको भी कहीं ना कहीं तीन कारण थे। एक कारण तो ये था कि ये लोग युद्ध से इतने तंग आ गए थे कि इनको लगता है कि अब हम युद्ध में नहीं उतरेंगे, और इनको लगता था कि हिटलर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम हिटलर के साथ युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा,
तीसरी बात इनको लगती थी कि हम वर्साय की संधि में हमने जर्मनी के साथ वास्तव में गलत किया है, तो ये आहत जर्मन राष्ट्रवाद है। यानी वर्साय की संधि में जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ है, उसी का बदला हिटलर ले रहा है। तो ये जो देश थे ना, ये हिटलर की जो कुछ भी हिटलर जर्मनी में कर रहा था, उसके प्रति इनकी तुष्टिकरण की नीति रही, ये मौन बने रहे। और कहा जाता है ना कि जो समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इनकी तटस्थता भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनती है। अगर पहले ही हिटलर को रोक लिया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। तो खैर, अब हिटलर क्या करता है कि राइनलैंड पे कब्जा करता है, फिर वो ऑस्ट्रिया पे कब्जा करता है, फिर चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र था जहाँ पे जर्मन नस्ल के लोग रहते थे, सुडेंटेनलैंड, उसको जर्मनी में मिलाता है। अब हिटलर 1939 में, हिटलर यहाँ भी रुकने वाला नहीं था, पोलैंड पे अटैक करता है। और इससे पहले ही पोलैंड ने दरवाजा खटखटाया था इंग्लैंड और फ्रांस का कि अब बिल्कुल हमारा नंबर आने वाला है, तुम लोग हमें बचाने जरूर आना। अब फ्रांस और इंग्लैंड को भी लगता है कि ये आदमी ऐसे रुकने वाला नहीं है, ये आहत जर्मन राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि ये साम्राज्यवादी हिटलर है, ये पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता है। अब पोलैंड में जब हिटलर अटैक करता है तो उसी के साथ इंग्लैंड और फ्रांस भी युद्ध में उतर पड़ते हैं और शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 तक ये युद्ध चलता है। 1945 में ये युद्ध समाप्त होता है जब अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला करता है। जापान स्तब्ध रह जाता है, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल जापान के शहर खंडहर बन जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। और इसी बहुत हृदय विदीर्ण करने वाली घटना के साथ अंततः द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और जर्मनी या और जो भी जर्मनी के खेमे वाले देश होते हैं, धुरी राष्ट्र जिनको कहा जाता है, वो सब आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब हिटलर इस समय जब जर्मनी और जापान जापान तो बिल्कुल घुटनों के बल पे आ गया, आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं, तो हिटलर को ये समझ में आता है कि इन मित्र राष्ट्रों ने पहले जब जर्मनी हारा था तो वर्साय की अपमानजनक संधि की थी। अब तो इस बार तो हमने युद्ध को बढ़ावा दिया, हमारी वजह से ही युद्ध हुआ, अब हमारा क्या हाल करेंगे। तो हिटलर जर्मनी के वहाँ के एक बंकर में होता है और वो अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेता है, खुद को गोली मार लेता है, खत्म कर लेता है। इस तरीके से हिटलर का अंत हो जाता है। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने दोबारा वर्साय जैसी अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ नहीं की, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास से सीखा। उन्होंने ये सीखा कि एक बार वर्साय की संधि की तो एक हिटलर का उदय हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे ताकि कोई दूसरा हिटलर आए और तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तो खैर, इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि ताकि हम अपने इतिहास से सीख सकें और इतिहास में हमने जो गलतियां करी हैं उनको ना करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।